हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नीट के लिए जो चैप्टर है हमारा ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाला। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें रेडिएशन जो है, रेडिएशन का मतलब क्या है? रेडिएशन का मतलब यहाँ पे है लाइट। ठीक है, लाइट जो है इसके दो नेचर होते हैं, एक तो होता है इसका वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। ठीक है, ऐसे ही जो मैटर है, इस मैटर के भी क्या है, दो नेचर है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। इसलिए हमने बोला यहाँ पे ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन और मैटर के ड्वेल नेचर होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसके बाद लाइट। लाइट क्या है? लाइट जो है एनर्जी के स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होता है। उन पैकेट्स को बोला जाता है फोटोन। क्या बोला जाता है? फोटोन। और वो बिहेव करते हैं पार्टिकल की तरह। तो यहाँ पे क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग आइंस्टाइन ने ये बताया था कि जो लाइट है वो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में है। ठीक है, और इसकी जो एनर्जी होती है, फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है E इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है लाइट की, और न्यू को हम लिख सकते हैं न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे E इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा हो गया। ठीक है, H यहाँ पर है प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। और यहाँ पे फिर आप क्या बोलोगे कि ये जो एनर्जी हमने लिखी है ये वन फोटोन के बारे में है। ठीक है, तो वन फोटोन के लिए ये एनर्जी का फॉर्मूला सी, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा जो है वो इंसिडेंट लाइट का जो वेवलेंथ है वो है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद, सारी वैल्यू है सी की वैल्यू भी है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा वेवलेंथ है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं, हु एस्टेब्लिश दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, ये किसने बताया था? ये बताया था मिलीकर ने, इनके ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। तो आर मिलीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक charge of a proton is 9.6 multiplied 10 की पावर 6 कूलम kg इनवर्स। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। तो हमें यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन जो है उसके स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू दे रखी है, और हमसे पूछा है कि अल्फा पार्टिकल जो है उसके स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब है चार्ज अपॉन मास। ओके, तो यहाँ देखते हैं हम, वी नो दैट स्पेसिफिक चार्ज अपॉन मास, ये फॉर्मूला होता है। अब फॉर प्रोटॉन के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ लिख देंगे QP अपॉन MP, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है E, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है चार्ज की, E, या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोल सकते हैं इसको, MP अपॉन MP। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होती है। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 27 kg। इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आएगा, और ये हमें गिवन भी है वैसे, 9.6 इंटू 10 की पावर 7 कूलम अपॉन kg। अब हम बात करेंगे फॉर अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा Q अल्फा अपॉन M अल्फा। Q अल्फा अपॉन M अल्फा। Q अल्फा, ये आपको पता होना चाहिए कि जो अल्फा पार्टिकल है उसका जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज का 2 टाइम्स होता है। तो हम लिखेंगे 2E, और मास होता है प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स, सो 4 MP। 2 से कट हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1/2 E अपॉन MP। E अपॉन MP हमें गिवन है 9.6 इंटू 10 की पावर 7, 2 से कट करेंगे 4.8 इंटू 10 की पावर 7 कूलम kg इनवर्स हमारे पास आ जाएगा। ये स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू हमें मिली फॉर अल्फा पार्टिकल। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एमिशन। देखिए टाइप्स ऑफ एमिशन में हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले थर्मियोनिक एमिशन, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे फील्ड एमिशन, फिर हम बात करेंगे सेकेंडरी एमिशन, फिर हम बात कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। वैसे जो स्टार्टिंग के मैंने आपको 3 नाम बताए वो इतने अच्छे नहीं है एमिशन। फोर्थ वाला जो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वो ज्यादा सही रहता है। लेकिन पहले समझते हैं कि होते क्या है। थर्मियोनिक एमिशन का क्या मतलब है कि आपने एक मेटल, इस मेटल को हीटेड कर, इसको हीट दिया, हीट देने से इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, तो इसको थर्मियोनिक एमिशन कहा जाता है। दूसरा है यहाँ पे फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या है, आपने एक मेटल ली और इस मेटल पर आपने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, 10 की पावर 8 अप्रोक्स न्यूटन अपॉन कूलम, इतना आपने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, तो उसको फील्ड एमिशन कहा जाता है। फिर हम इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में क्या है, आप इलेक्ट्रॉन्स पे हिट कर रहे हो मेटल सरफेस पर और इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकाल रहे हो। तो वैसे ये कोई अच्छा मेथड तो है नहीं, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकालना है और इलेक्ट्रॉन को ही आप हिट करा रहे हो। बट इस प्रोसेस में क्या होता है वो आपको मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। फिर अब एक क्वेश्चन है, थर्मियोनिक एमिशन आर रिलेटेड टू। तो थर्मियोनिक
जो एमिशन है वो इनमें से किससे रिलेटेड है। देखिए इसमें कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, ये सारी बातें बता रखी है, तो अपने टिक करा हुआ है कन्वेक्शन, क्योंकि कन्वेक्शन में भी हीट से रिलेटेड बात होती है, तो यहाँ इनमें से कौन सा सही रहेगा, कन्वेक्शन रहेगा। फिर हमारे पास सामने क्वेश्चन है, अ मेटल सरफेस इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन व्हेन हिट बाय ग्रीन लाइट बट नन व्हेन हिट बाय येलो लाइट। ठीक है, देन द इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड व्हेन द सरफेस इज हिट बाय। तो इनमें से कौन सा हम लाइट इंसिडेंट करें कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर आ जाए। तो देखो क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम बात करें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में न्यू जो है उसकी वैल्यू जो है वो न्यू थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। तो फोर्थ नंबर का जो हमारा ये सेकेंड एमिशन के बाद रहेगा वो रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में हम क्या बोलते हैं कि एक हमने मेटल ली, इस मेटल पर हमने क्या करा, लाइट इंसिडेंट करा, लाइट इंसिडेंट करते ही इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या आ गए, बाहर आ गए। तो जैसे आपने लाइट इंसिडेंट करी और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर आ गए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो लाइट इंसिडेंट करी जाती है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है, उसके उस लाइट या उससे ज्यादा की लाइट की फ्रीक्वेंसी का, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर आप इंसिडेंट करोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। तो एक सर्टेन अमाउंट का फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करने के बाद ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। इसमें किसी भी फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करने पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आते। और अलग अलग मेटल के लिए फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू रहेगी वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू रहेगी जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट लाइट की वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए, और इसका इन्वर्स करना पड़ेगा आपको लैम्डा के लिए, वेवलेंथ के लिए। वेवलेंथ में ऐसा रहेगा कि जो भी आपका लैम्डा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, वो इंसिडेंट लाइट का जो वेवलेंथ है वो उससे कम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं, तो हमें इनमें से चारों में से ये ढूंढना है कि किसका वेवलेंथ जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं आगे। देखिए तो मैंने यहाँ पे आपको विजिबल के लिए बता रखा है VIBGYOR, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसमें देखो मैंने आपको यहाँ पे पूरा ऑर्डर क्लियर बता दिया कि भाई किस ऑर्डर में। हमें पता है सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का होता है, सबसे कम वेवलेंथ इसका होता है। तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर हम इनमें से देखें तो लैम्डा ग्रीन के बाद जो आ रहा है वो आ रहा है लैम्डा, ये लैम्डा ब्लू। तो लैम्डा ब्लू लेस लैम्डा येलो, है ना, इससे कम तो ग्रीन का तो बोल दिया, तो इससे कम कौन सा है, लैम्डा ब्लू। तो जिसका भी वेवलेंथ लैम्डा येलो से कम होगा उस वो लाइट अगर इंसिडेंट करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि अगर आप यहाँ पे लैम्डा न्यू ब्लू वाला इंसिडेंट कर रहे हो लाइट, तो वो किससे ज्यादा होगा, न्यू येलो से, तो इलेक्ट्रॉन वाला। अगर आप न्यू के लिए बात कर रहे हो तो ग्रेटर आएगा, और अगर वेवलेंथ की बात कर रहे हो तो लेस आएगा, क्योंकि मैंने आपको क्लियर बता दिया कि दोनों का रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली का होता है। ठीक है, और हीट जो रेज है, IR जो है, रेड जो है, इनका वेवलेंस जो है वो लैम्डा येलो से क्या है, ग्रेटर है, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, या इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, जो मैंने आपको अभी थोड़ा सा समझाया भी। इसमें होता क्या है, मेटल हमने लिया यहाँ पे, इस पे लाइट इंसिडेंट करी, और हमें पता है लाइट क्या है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं जिनको हम फोटोन बोल रहे हैं। तो लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होते यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इजेक्ट हो गए। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और मेटल, जो भी हमने मेटल लिया है उस मेटल के लिए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट आना चाहिए, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो अलग अलग मेटल के लिए उसकी वैल्यू भी अलग अलग होगी। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात आप याद रखोगे कि एक फोटोन जो है, एक फोटोन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। 1-on-1 कोलाइजन है यहाँ पर, 1 फोटोन स्ट्राइक्स ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, एक फोटोन ने अपनी पूरी एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन ने वो पूरी एनर्जी ली, वो बाहर निकल गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर थर्मियोन्स। थर्मियोन्स इनमें से कौन है भाई, थर्मियोन्स के लिए आप क्या बोलोगे, जैसे प्रोटॉन्स लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है, फोटोन लिखा हुआ है, पॉजिट्रॉन्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने क्या करा, मेटल पे हीट दिया। ठीक है, थर्मियोन्स मतलब हीट देना, आपने हीट दिया, हीट देते कौन निकल रहे हैं बाहर, इलेक्ट्रॉन। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को ही थर्मियोन्स कहा गया है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा गया है, थर्मियोन्स। तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल रहे हैं, तो उनको क्या नाम दिया गया, थर्मियोन्स भी बोलते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना।
ये वर्क फंक्शन क्या है या थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, वो मिनिमम एनर्जी है जो अगर मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाए, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाए तो वो उस एनर्जी को लेके बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। वो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी है जिस जो मिलते ही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है या इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए वो मिनिमम एनर्जी को ही हम यहाँ पे वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। इसको फाई से या डब्ल्यू से भी इंडिकेट करते हैं, ईटीएच से भी इंडिकेट करते हैं। डिपेंड्स ऑन मेटल टू मेटल, ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होती है, किसी के लिए कितनी हो सकती है, किसी के लिए कितनी हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही बात करेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए बोलोगे वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के काम आए, ठीक है। तो आपने जो लाइट इंसिडेंट करा है उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है या उससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, ठीक है। फाई को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू को लिख सकते हैं ईटीएच, तीन सिंबल बता दिए। उसको लिखेंगे एच न्यू नॉट, ये लिखा हुआ है एच न्यू नॉट, ये न्यू नॉट ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसको एच न्यू टीएच भी लिख सकते हैं, न्यू नॉट न्यू टीएच, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से इसको हम जानते हैं। देखिए अब हम यहाँ करेंगे टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बाहर आने के लिए इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर भी चल जाएगी, ठीक है। या तो ज्यादा हो या उसके बराबर हो तब भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ईडीएच या फिर से इक्वल भी चल जाएगा। फिर हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में अब मिनिमम नहीं आएगा, अब मैक्सिमम आएगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला कवर करा हुआ है न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। तो न्यू और लैम्डा एक दूसरे के इनवर्सली है, तो यहाँ मिनिमम की जगह आएगा मैक्सिमम। तो हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वेवलेंथ टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो न्यू अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली फोटोन की जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, फॉर्मूला है हमारे पास E इक्वल्स टू एच न्यू। तो देखो दोनों एक दूसरे के क्या प्रोपोर्शनल है, एच तो कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट। तो अगर न्यू इंक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी फोटोन की। तो लेकिन यहाँ अपन देखें लैम्डा अगर इंक्रीज होता है तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। अभी हमने जो न्यूमेरिकल करा था उसी कंसेप्ट से था, ठीक है। तो E कम हो जाएगा यहाँ पर लैम्डा इंक्रीज करेंगे। तो अब यहाँ है इफ लैम्डा ग्रेटर लैम्डा टी है तो नो एमिशन, कोई एमिशन नहीं होगा। अगर लैम्डा का जो वैल्यू है वो लैम्डा टी से ज्यादा है तो अब बोलेंगे कि हाँ इस टाइम पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इस टाइम पर नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ आना चाहिए लेस देन आएगा तो फिर होगा। देखिए देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे व्हेन लैम्डा इन मीटर एंड ई इन जूल। मतलब जो वेवलेंथ है अगर उसको मीटर में दें और ई जो है एनर्जी उसको हम जूल में काउंट करें तो उसमें आप क्या बोलोगे, फॉर्मूला कौन सा काम में लोगे, E इक्वल्स टू एच न्यू और न्यू की जगह सी बाय लैम्डा, देन फॉर्मूला यूज करोगे एच सी बाय लैम्डा। अब अपन क्या करते हैं, एच की वैल्यू रखते हैं 6.6 में 3 नहीं रखा है, 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 34 और सी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 और लैम्डा आपका मीटर में है, ठीक है। तो जब सोल्व करेंगे तो हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, हम केवल यहाँ फॉर्मूलेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंसेप्ट समझ रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है ना कि भाई E का फॉर्मूला हम काम में लेंगे 19.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 26 अपॉन लैम्डा। लेकिन ये फॉर्मूला आप तब काम में लोगे जब लैम्डा आपका किसमें हो, मीटर में, और एनर्जी किसमें हो, जूल में, ओके। फिर हम बात करते हैं व्हेन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम एंड एनर्जी इन ईवी। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लैम्डा आपका किसमें हो, एंगस्ट्रॉम में, एनर्जी किसमें हो, एनर्जी हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप ये फॉर्मूला काम में लोगे E इक्वल्स टू 12,375 अपॉन लैम्डा। तो ये आपको जीट काम में लेनी है डायरेक्ट। लेकिन अगर थोड़ा और उसको अप्रोक्स में लें तो यहाँ पे मैं 400 मतलब 12,400 भी काम में ले सकता हूँ। तो इसको हम देखते हैं, देखो आगे ये भी आप काम में ले सकते हो अप्रोक्स में, ठीक है। कैलकुलेशन में आप काम में ले सकते हो, अप्रोक्स वैल्यू आ जाती है जब हम क्वेश्चन में देखते हैं। तो फिर लैम्डा इन नैनोमीटर, अगर नैनोमीटर में हो तो यहाँ 0 कम कर दो, तो ये काम में ले लो E अप्रोक्स 1240 अपॉन लैम्डा, ठीक है, 1240 अपॉन लैम्डा। ये भी काम में लेके आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। अब हम बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब क्या, इंटेंसिटी मतलब क्या होता है कि पर सेकेंड कितने जो फोटोन्स हैं वो इंसिडेंट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड उसको बोलते हैं इंटेंसिटी, ठीक है। तो इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है, I इक्वल्स टू एनर्जी क्रॉसिंग अपॉन एरिया मल्टीप्लाई टाइम। तो एक पर्टिकुलर एरिया से पर्टिकुलर टाइम में कितनी एनर्जी पास हो रही है उसको इंटेंसिटी कहा जाता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बता रखा, देखो यहाँ हमने एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसकी एरिया की वैल्यू हमने A कंसीडर कर ली, है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इंटेंसिटी का, I इक्वल्स टू E अपॉन A मल्टीप्लाई बाई T,
E अपॉन टी, एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है? पावर। तो ये पावर अपॉन एरिया, तो I का फॉर्मूला P अपॉन ए भी हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं एनर्जी ऑफ वन फोटोन, जो हमने पहले भी थोड़ा सा समझा था, E इक्वल्स टू एच न्यू, ये लिख दिया हमने E इक्वल्स टू एच न्यू। एनर्जी ऑफ n फोटोन्स, अगर n फोटोन्स हो तो n के लिए हम यहाँ n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो E इक्वल्स टू एन एच न्यू हो जाएगा। ठीक है, इसको n लिख दिया, h को h, न्यू को लिख सकते हैं c बाय लैम्डा, तो ये फॉर्मूला बन गया NHC बाय लैम्डा। ठीक है, अब हम टोटल एनर्जी के बाद बात करें इंटेंसिटी। अभी अभी हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला कवर करा, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। यहाँ पर आप इस एनर्जी का वैल्यू, ये वैल्यू पुट करो, आप देखो तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा NH न्यू, या इसको पुट करो NH न्यू अपॉन A मल्टीप्लाई T बन गया। ठीक है, तो ये N अपॉन T को तो आप आगे रख दीजिए और इधर बचा H न्यू अपॉन A। तो यहाँ पे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N बाई T, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो N बाई T की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो उसको हम ध्यान रखेंगे कि इंटेंसिटी जो है नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हॉलवॉश एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। तो हॉलवॉश और लेनार्ड ने क्या करा, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब ली, उस इवैक्यूएटेड ट्यूब में इन्होंने यहाँ पे एक तो लिया इधर कैथोड और एक इधर लिया एनोड। ठीक है, एक कैथोड और एक एनोड लिया, यहाँ पे इन्होंने इसे विंडो ले ली, यहाँ फिल्टर लगा दिए और यहाँ से लाइट को इंसिडेंट करा, और वो लाइट जो इस कैथोड पर इंसिडेंट होते ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट करा दे, मतलब जैसे ही लाइट इंसिडेंट हो तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, जैसे लाइट इंसिडेंट हुई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स बाहर हुए। अब इलेक्ट्रॉन तो इधर उधर घूमते हैं, लेकिन हमने सामने क्या रखा हुआ है? एनोड रखा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन्स के सामने अगर एनोड रखा हुआ है, एनोड पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, अट्रैक्ट हो जाएंगे, फोर्स लगेगा तो वो इसकी तरफ मूव करने लग जाएंगे, और हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया इस तरीके से। तो यहाँ पे ऐसे हमने यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को देखा, लेनार्ड और हॉलवॉश ने हमें ये बताया। अब इसमें से क्या क्या चीजें हमें समझ में आई वो हम आगे बात करते रहे। इसमें इन्होंने क्या करा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बिटवीन एक कर्व ड्रॉ करा। तो ये कर्व कैसा मिला? ये कर्व मिला स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर दें तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, लेकिन यहाँ क्लियर लिखा वैलिड इफ न्यू ग्रेटर न्यू नॉट। आप ये जो मेटल सरफेस ले रहे हो, इस मेटल सरफेस पर पहले आपको सबसे पहले जो लाइट आप इंसिडेंट कर रहे हो, जिस फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट कर रहे हो, उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या उसके इक्वल तो होनी ही चाहिए। उसके बाद ये है कि अब अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये पहले होना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन पूरी होनी चाहिए। उसके बाद है कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड जो आप इसमें इंसिडेंट कर रहे हो मेटल सरफेस पर, वो अगर इंक्रीज कर रहे हो देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा। ठीक है, आई यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, कैपिटल आई अपने बात कर ली, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है। इफ इंटेंसिटी अगर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स इंक्रीज होंगे, देन आई इंक्रीज होगा, मतलब आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आई यहाँ इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ क्लियर है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्राफ की। नेक्स्ट ग्राफ किस किस के बिटवीन है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बिटवीन। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बिटवीन ये ग्राफ, और या वी क्या? कलेक्टर प्लेट वोल्टेज है, कलेक्टर प्लेट वोल्टेज। कलेक्टर प्लेट वोल्टेज मतलब क्या? हम इसको देखते हैं इस डायग्राम को, ये हमने जो डायग्राम देखा। अब इसमें क्या है? ये कैथोड, ये एनोड। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने इस डायग्राम को देखा तो हम क्या कर रहे थे? हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे थे। वोल्टेज इंक्रीज करने पर हमने क्या देखा? जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ऐसे थोड़ी है वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता जाएगा, एक वोल्टेज के बाद फिर उस करंट में सैचुरेशन आने लग जाता है। तो फिर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट सैचुरेट हो जाएगी, इंक्रीज नहीं होगी। तो उस केस में क्या करें? उस केस में ये बोला गया है कि अब आप क्या करो, यहाँ पे अब आप इस वोल्टेज को, जहाँ सैचुरेशन करंट आ गया देखिए आप, अब आप इस करंट वोल्टेज को डिक्रीज करो। डिक्रीज करते 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 यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद हमने क्या देखा कि वोल्टेज डिक्रीज करने के बाद भी, मतलब पोलैरिटी चेंज कर दी हमने वहां पे कैथोड एनोड की, तो डिक्रीज करने के बाद भी यहाँ पे इस वैल्यू पर, यहाँ पे क्या चीज जीरो है? यहाँ पर V जीरो हो गया। इस एक्सिस पर क्या जीरो है? वोल्टेज जीरो है। तो यहाँ पर V जीरो होने के बाद भी करंट जीरो नहीं आ रहा, यहाँ पर करंट जीरो नहीं आ रहा है। तो यहाँ करंट जीरो नहीं आ रहा, तो फिर हमने क्या करा? उस एनोड प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल देना स्टार्ट करा। तो नेगेटिव पोटेंशियल देते गए तो हम एक ऐसे नेगेटिव पोटेंशियल पे पहुंच गए
जहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया तो हमने इसका एक नाम दिया कि एनोड प्लेट को दिया गया, एनोड प्लेट को दिया गया वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है, उस पोटेंशियल को कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहा जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, देखो हमने क्या कहा था कि आपने वोल्टेज क्या कर दिया, जीरो कर दिया। वोल्टेज जीरो करने के बाद भी यहाँ पर करंट आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन तो है ना जो अभी भी रास्ते में ही है, वो भी तो आ रहे हैं। तो वो जो रास्ते में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनकी भी तो काइनेटिक एनर्जी है, तो उनकी वजह से हमारे पास क्या आ रहा था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा था। अब यहाँ पे अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं, इस प्लेट को अगर मैं नेगेटिव कर दूं, आप खुद सोचो इलेक्ट्रॉन कौन है, नेगेटिव, और मैंने उस प्लेट को नेगेटिव देना स्टार्ट कर दिया, तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रोकेगा, रिपेल करेगा। और रिपेल करेगा तो जब रिपेल कर देगा तो आगे इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पाएंगे, तो करंट कहां से आएगी। तो जैसे जैसे हमने इस एनोड प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल देना स्टार्ट करा, उसकी नेगेटिव वैल्यू बढ़ाते गए, तो अब इसकी वजह से यहाँ आने वाले इलेक्ट्रॉन्स तो रुकने लग गए, रिपेल होने लग गए। तो जब रिपेल होंगे तो करंट कहां से आ पाएगा। तो इसलिए हमने बोला कि एनोड प्लेट को दिया गया, इसलिए हमने यहाँ बोला कि एनोड प्लेट को दिया गया वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, जीरो। क्योंकि वी नोट पर इतना नेगेटिव पोटेंशियल आ जाता है कि वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लग जाता है। जब इलेक्ट्रॉन दूर चलने लग जाएंगे तो करंट कहां से आएगा। तो इस वजह से इस पॉइंट पर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, तो कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा आपको। तो हम यहाँ क्या बात करेंगे आगे, दिस ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। मतलब यहाँ वो ओम्स लॉ वाला गेम नहीं है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, ये ओम्स लॉ वाला गेम नहीं है। यहाँ पर करो हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, इसलिए हमने यहाँ लिखा हुआ है दिस ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, मतलब ओम्स लॉ ओबे नहीं करता है। ठीक है, तो हमें क्लियर दिख भी रहा है, उसके लिए तो इस तरीके का ग्राफ होता है। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो मैंने अभी अभी आपको डेफिनेशन थोड़ी समझाई, क्या लिखा हुआ है देखिए, रीड करते हैं। द मिनिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ कलेक्टर प्लेट वोल्टेज सो दैट फोटो करंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ वोल्टेज, इसका एक और नाम है, कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज। अभी मैंने जो आपको बात बताई ना कि V को हम नेगेटिव देते आ रहे हैं, उसकी वैल्यू बढ़ती आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन को फिर वो रिपेल करेगा, तो वो वाली कहानी। द इलेक्ट्रॉन विद इवन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट रीच द कलेक्टर प्लेट। जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई, सबसे ज्यादा है, वो भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा उस पोटेंशियल पर, उसको हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला है। तो यहाँ क्या लाइन लिखी है, द इलेक्ट्रॉन विद इवन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट रीच द कलेक्टर प्लेट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रखने वाला इलेक्ट्रॉन भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, तो फिर करंट कहां से आएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, K मैक्सिमम इक्वल्स टू EV नॉट। अब आप सोच रहे होंगे सर ये फॉर्मूला कहां से आया। तो वर्क का फॉर्मूला होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी क्या है, वर्क ही तो है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल। सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल, वर्क डन को ही मैं काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूँ, और चार्ज यहाँ पे E है, वोल्टेज यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इस तरीके से फॉर्मूला बनता है K मैक्सिमम इक्वल्स टू EV नॉट, चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल। सिंपल सी बात है, बट यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसलिए इसको EV नॉट लिख रहे हैं। अब हम बात करेंगे वेरिएशन विद इंटेंसिटी। अब हम देखेंगे इंटेंसिटी को वेरी करने पर क्या इफेक्ट आता है। देखिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का इंटेंसिटी के साथ ग्राफ देखिए। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमने पहले I1 इंटेंसिटी का लाइट इंसिडेंट करा, फिर हमने I2 इंटेंसिटी का लाइट इंसिडेंट करा, फिर हमने I3 इंटेंसिटी का लाइट इंसिडेंट करा, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमने भी कांस्टेंट रखी हुई है। फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखकर हम अलग अलग इंटेंसिटी के क्या कर रहे हैं, अलग अलग इंटेंसिटी के लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर इस बात का ध्यान देंगे, I3 ज्यादा है I2 से, I2 ज्यादा है I1 से। तो इससे क्या है भाई, I3 अगर ज्यादा है तो इसकी सैचुरेशन करंट की वैल्यू ज्यादा है, I2 ज्यादा है तो इसकी सैचुरेशन करंट की वैल्यू ज्यादा है, और I1 कम है तो इसकी सैचुरेशन करंट की वैल्यू कम। मतलब इसकी थोड़ी कम है सैचुरेशन करंट, इसकी थोड़ी ज्यादा है और इसकी थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी इस तरीके से। लेकिन आप ये बात देखिए कि अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट करने के बाद भी इन सब के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है वो सेम आ रहा है। मतलब V नोट की वैल्यू I1 के लिए भी सेम है, I2 के लिए भी सेम है और I3 के लिए भी सेम है। इससे बात क्लियर होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड ही नहीं करता स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये बात हमें क्लियर होती है। तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसके बाद हम बात करते हैं वेरिएशन विद फ्रीक्वेंसी। वेरिएशन विद फ्रीक्वेंसी में हमने क्या देखा भाई, वही फोटोइलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बिटवीन कर्व। इसमें हम ये देखते हैं कि भाई इस बार हमने इंटेंसिटी जो है ना लाइट की, जो हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं,
मेटल पर, उसकी इंटेंसिटी हमने कांस्टेंट रखी हुई है और फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर रहे हैं, पहले न्यू1 फ्रीक्वेंसी, फिर न्यू2, फिर न्यू3। तो देखिए, और यहाँ पे भी ध्यान रखना न्यू3 ज्यादा है न्यू2 से, न्यू2 ज्यादा है न्यू1 से। तो हमने क्या देखा कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करने पर हमने देखा इसके लिए जब न्यू1 फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करा तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है वो V01 मतलब कुछ वैल्यू आ रही है। फिर न्यू2 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल फिर चेंज हो गया, फिर न्यू3 के लिए फिर चेंज हो गया। इसका ये मतलब है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड कर रहा है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अलग, और देखो ये V01 से ज्यादा वैल्यू किसकी, V02 की, फिर V03 नेगेटिव में। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, और उसका ग्राफ इस तरीके से, बाकी तीनों के लिए सैचुरेशन करंट तो सेम ही। हाँ, अब हम बात करेंगे यहाँ पे V0, अब हम बात करें यहाँ पे V0 और I के बिटवीन कर्व। यहाँ कैपिटल I मतलब इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है और V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो देखो V0 और I में कैसा कर्व बन रहा है, कांस्टेंट कर्व है, क्योंकि हमें क्लियर हो चुका है कि इंटेंसिटी V0 पर डिपेंड ही नहीं करती, तो उसका कर्व कैसा है, कांस्टेंट कर्व आएगा। ठीक है, यहाँ बात करो सैचुरेशन करंट, ये बात आप थोड़ा सा समझो। यहाँ जो ग्राफ है ये इस तरीके से बोला गया है। अब आप इसमें देखो, यहाँ पे सैचुरेशन करंट क्या है, ये है, मतलब न्यू1 के लिए भी सैचुरेशन करंट ये है, न्यू2 के लिए भी सैचुरेशन करंट ये है और न्यू3 के लिए भी सैचुरेशन करंट ये है। मतलब यहाँ से आप बोल सकते हो उस ग्राफ से, सैचुरेशन करंट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। और इससे पहले वाला ग्राफ देखो आप, इसमें देखो इसका सैचुरेशन करंट अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका मतलब सैचुरेशन करंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। तो यहाँ पे अभी हमने जो ग्राफ देखा, इस ग्राफ में क्या है, सैचुरेशन करंट और फ्रीक्वेंसी। अब ये तो पीछे से अपन ने ग्राफ से क्लियर कर लिया कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं करता सैचुरेशन करंट, वो तो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो अगर आप ग्राफ बनाते हो, अगर हमारे ऑप्शन आ जाते हैं क्वेश्चन में कि भाई चारों में से कौन सा सही है, तो ये वाला बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि ये क्लियर कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो सैचुरेशन करंट पर डिपेंड ही नहीं करती। तो इनका जो ग्राफ है वो कांस्टेंट ग्राफ आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखिए आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, हमने एक मेटल सरफेस लिया, इस मेटल सरफेस को हमने क्या करा, लाइट दिया। जैसे हमने यहाँ पे लाइट दिया, लाइट मतलब वही एनर्जी दी, एनर्जी के छोटे छोटे फॉर्म पैकेट्स के फॉर्म में फोटोन यहाँ पे गया, फोटोन गया, उसने अपनी एनर्जी दी और वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। तो इसमें दो वर्क होते हैं, दो वर्क मतलब क्या, कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस तक लाने में काम आती है, ई एनर्जी दी गई, उस ई में से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस तक लाने में काम आएगी, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। जो हमने पहले रीड कर दिया, वर्क फंक्शन क्या है, वो मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर तक लेके आएगी। अब अगर मान लो थोड़ी एनर्जी बच गई तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उस फोटो इलेक्ट्रॉन्स के, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं जिनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी में काम आएगी। किस में काम आएगी, काइनेटिक एनर्जी में काम आएगी। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, E इक्वल्स टू फाई नॉट या फाई भी लिखते हैं, है ना, E इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम। तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी इंसान है जो कुछ कमा रहा है, मान लो 50,000 कमा रहा है, अब उसका घर खर्च कितना है, घर खर्च मान लो 10,000 है, तो 10,000 घर खर्च हो गया, तो 10,000 तो क्या हो गया, वो मिनिमम, वो तो उसको वहां पे काम में लेना, तो बचा कितना 40,000, तो वो 40,000 जो है वो किस काम आ रहा है, वो एक्स्ट्रा है, वो सेविंग है। तो यहाँ वो सेविंग का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे भी आप समझ सकते हो, है ना, एग्जांपल के फॉर्म में। E इक्वल्स टू फाई नॉट, जो मिनिमम एनर्जी है जो उसको इलेक्ट्रॉन्स को बाहर तक लाने में काम आ रही है, जिसको हम वर्क फंक्शन भी बोल रहे हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब फाई नॉट क्या है, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। अब यहाँ ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये एनर्जी कंजर्वेशन से लिखी हुई है। ठीक है, ये हमने बात कर ली, तो ये आप याद रखेंगे, E इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम। अब इस फाई नॉट को भी हम लिख सकते हैं H न्यू नॉट लिख सकते हैं, तो आगे बात करेंगे इसके बारे में। देखिए फाई नॉट यहाँ वर्क फंक्शन है, के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस, इलेक्ट्रॉन है, E इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम, E इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वो होती है H न्यू, न्यू यहाँ पर इंसिडेंट लाइट जो आप दे रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी, तो E को लिख सकते हैं H न्यू, फाई नॉट को लिख सकते हैं H न्यू नॉट प्लस के मैक्सिमम। के मैक्सिमम को यहीं रखा हमने, इसको इधर ले गए तो H न्यू, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस H न्यू नॉट। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, के मैक्सिमम इक्वल्स टू H न्यू माइनस H न्यू नॉट। और अभी हम पीछे पड़ गया है कि के मैक्सिमम को क्या लिख सकते हैं, EV नॉट, इसको यहाँ रख दो, तो EV नॉट इक्वल्स टू क्या बन गया, H न्यू माइनस H न्यू नॉट। आप E का डिवाइड कर दो तो V नॉट इक्वल्स टू क्या आ गया, H बाई E न्यू माइनस H बाई E न्यू नॉट। क्या ये इक्वेशन आपको ऐसे नहीं दिख रही क्या, Y इक्वल्स टू mx प्लस c का कुछ फॉर्म दिख रहा होगा,
यहाँ x का काम कौन कर रहा है, न्यू। तो ये क्या m क्या होता है, याद आ रहा है आपको, m होता है स्लोप, m क्या होता है, स्लोप है, ये टेन थीटा भी बोलते हैं इसको। तो ये स्लोप हो गया। और ये जो पूरा है, ये वैल्यू माइनस के साथ भी ले सकते हो, ये c है, इंटरसेप्ट की जो वैल्यू आती है ना। तो इसको देखते हैं, देखो y इक्वल्स टू mx प्लस c से यहाँ पे इन्होंने कंपेयर करा, देन m क्या स्लोप है, टेन थीटा h बाई ई। तो v नॉट और न्यू के लिए अगर बात करें कि भाई ये v नॉट और न्यू के लिए अगर आप बात करो कि इसमें स्लोप क्या है, तो आपको क्लियर हो गया, इसमें स्लोप क्या है, h बाई ई है। क्या है, h बाई ई, ठीक है। तो v नॉट और न्यू के ग्राफ के लिए स्लोप h बाई ई, इस बात का ध्यान रखना है ना। कंपेयर करने के बाद क्लियर हुआ। फाई नॉट हमारे पास हो गया माइनस फाई नॉट बाई, अच्छा ये चीज एक को है ना। अभी यहाँ हमने बात करी वी नॉट और न्यू के लिए, वी नॉट और न्यू के लिए हमने बात कर ली यहाँ पे, यहाँ फाई नॉट यहाँ सी आएगा, ठीक है, इंटरसेप्ट। फिर हम यहाँ बात करेंगे वी नॉट और न्यू के ग्राफ की। तो ग्राफ देखो इस तरीके से कुछ ग्राफ आ रहा है, इस तरीके से। ये ग्राफ ऐसे कैसे, क्योंकि हमने ग्राफ पढ़े हुए y इक्वल्स टू mx का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, क्योंकि उसमें c तो होता ही नहीं है, तो वो यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ये mx माइनस सी वाला ग्राफ है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, आएगा स्ट्रेट लाइन ही, है ना। और पीछे ये जो हमने डॉट डॉट करा हुआ है, इसको डॉट डॉट ही बनाना है आपको। ये कभी आपको बुक्स वगैरह में दिखेगा नहीं, क्यों, समझाने के लिए है कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू इंटरसेप्ट वैल्यू होती है, सी की वैल्यू है ये। और वी नॉट और न्यू वाले ग्राफ में सी की वैल्यू ये होती है माइनस फाई नॉट बाई ई, ये लिखा होगा, ठीक है। ये वाली बात कर लिया। अब यहाँ पे आप ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये कौन सा पॉइंट है, ये वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जिसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। बिल्कुल, जैसे ही आपने लाइट इंसिडेंट करी, लाइट इंसिडेंट करते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इसमें टाइम लैग नहीं लगता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। और एक बात और जो हमने पहले भी कवर करा है, एक फोटोन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा, कोलाइजन करेगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट सोर्स। इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स को हम स्फेरिकल भी मान सकते हैं, ठीक है, पॉइंट सोर्स मतलब स्फेरिकल। अब आई का फॉर्मूला हमने कवर करा, पावर अपॉन एरिया, पावर, ठीक है, एरिया। यहाँ पे मैंने क्या कहा, पॉइंट सोर्स को अपन स्फेरिकल वे में लेंगे तो उसका एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये अपने न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। और यहाँ लिखेंगे आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, क्या, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर अगर इंक्रीज होगा तो आपका आई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में। तो आई और आर का ग्राफ ऐसे आता है। ये पॉइंट सोर्स के लिए हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। देखिए आगे बात करते हैं। अब फोटोन, वही फोटोन की बात, इसका एनर्जी का फॉर्मूला E इक्वल्स टू एच न्यू एच सी बाय लैम्डा। बात यहाँ पर है मोमेंटम के बारे में। एनर्जी फोटोन का जो मोमेंटम है वो कैसे हम कैलकुलेट करें, तो इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू एच बाय लैम्डा, तो E बाय सी आ गया, ठीक है। यहाँ से अपन ऐसे भी लिख सकते थे कि P इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। और हमें ये पता है E इक्वल्स टू क्या होता है भाई, एम सी स्क्वायर होता है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, क्या, मास इंटू ये एम इंटू सी और ये सी, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ हम इसको एम सी और इसको यहाँ E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। इन दोनों को आप कंपेयर करो, देखो E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिया, इसको कंपेयर करो तो ये ऐसे एच सी बाय लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ गया, एम सी मल्टीप्लाई बाई सी, एक सी से सी कैंसिल हो गया, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो P का फॉर्मूला क्या आ गया, एच बाय लैम्डा आ गया। आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि P इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, एच बाय लैम्डा है। एच को हम एच बाय लैम्डा, फिर इसको और कंप्लीट करेंगे तो E अपन सी आ जाएगा। अब ये कैसे आया, E को आप लिख सकते हो एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन की इक्वेशन तो पढ़ी है अपन ने, अपॉन में सी, तो ये एक सी से सी कैंसिल, तो ये एम इंटू सी। इसका मतलब मैं यहाँ पर E बाई सी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि फाइनली ऐसा करने पर हमारे पास मास इंटू वेलोसिटी आ रहा है, और मास इंटू वेलोसिटी क्या देता है, मोमेंटम। तो लिखने का तरीका है, फॉर्मूला ध्यान रखने हैं। P का फॉर्मूला एच बाई लैम्डा भी काम में ले सकते हो, न्यूमेरिकल में E बाई सी भी काम में ले सकते हो, ठीक है। द रेस्ट मास प्रॉपर्टी है, फोटोन की प्रॉपर्टी है, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो है एम नॉट, वो जीरो होता है। इसका मतलब रेस्ट में होगा ही नहीं फोटोन, ठीक है, रेस्ट मास जो है फोटोन का वो जीरो होता है। देखिए आगे देखते हैं, तो ये हमें पता है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई डी। फिर यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, ध्यान सुन लेना कि जो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज कंजर्व रहती है, एनर्जी कंजर्व रहती है इसमें, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, एनर्जी कंजर्व रहती है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, लेकिन क्या ऐसी चीज है जो कंजर्व नहीं होता, नंबर्स, जो फोटोन्स का नंबर है वो कंजर्व नहीं होता। अच्छा ये कैसे, आपने फोटोन इंसिडेंट करे, मान लो 10 इंसिडेंट करे, बाहर कितने जा रहे हैं, कुछ भी नहीं जा रहे, वो तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके चले गए, तो यहाँ क्या नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वो कंजर्व रहेगा नहीं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे
कि यहाँ पर एनर्जी कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो कंजर्व कौन नहीं रहता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब रेडिएशन प्रेशर, भाई रेडिएशन प्रेशर, प्रेशर क्यों लगेगा? लाइट इंसिडेंट कर रहा है, वो मोमेंटम आ रहा है, तो मोमेंटम की वजह से प्रेशर तो क्रिएट होगा ही सही। तो उसके फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए आप बोलोगे सरफेस प्योरली रिफ्लेक्टिंग, आप जिस सरफेस पर लाइट इंसिडेंट कर रहे हो अगर वो प्योरली क्या है, वो प्योरली रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है, तो उस केस में क्या फॉर्मूला रहेगा? उस केस में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है, डेल्टा पी इक्वल्स टू 2h बाई लैम्डा या फिर 2e बाई सी। और इसको किस तरीके से कवर करा गया है देखिए, आप समझिए, ये सरफेस पर आपने क्या करा? फोटोन इंसिडेंट करा, लाइट इंसिडेंट करा, तो उसमें मोमेंटम होगा पी आई, इसको मैंने बोल दिया। और रिफ्लेक्ट हो रहा है, परफेक्टली रिफ्लेक्ट, तो ऊपर गया तो उसका मोमेंटम होगा पी एफ, उसको बोल दिया। अब हमने नीचे वाले डायरेक्शन को माइनस में कंसीडर करा है, ऊपर वाले को हमने प्लस में, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया पी आई इनिशियल मोमेंटम, पी एफ फाइनल मोमेंटम, तो डेल्टा पी क्या बनेगा भाई? डेल्टा पी बनेगा पी एफ माइनस पी आई। तो पी एफ लिख दिया एच बाय लैम्डा, माइनस साइन फॉर्मूले का, ये वाला माइनस इसका, एच बाय लैम्डा प्लस करोगे 2h बाय लैम्डा, और इसको हमने एच बाय लैम्डा को ई बाई सी पीछे कवर करा हुआ है, समझा हुआ है, मतलब मैं एच बाय लैम्डा को ई बाई सी लिख सकता हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर प्योरली रिफ्लेक्टिंग है तो प्योरली रिफ्लेक्टिंग के लिए आप डेल्टा बी का फॉर्मूला लिखोगे 2h बाय लैम्डा या फिर 2e बाई सी, 2e बाई सी आएगा प्योरली रिफ्लेक्टिंग। अगर ये एब्जॉर्बिंग, प्योरली एब्जॉर्बिंग होता तो यहाँ से 2 फैक्टर हट जाता, मतलब h बाई लैम्डा और e बाई सी लिखते हैं। देखें, देखिए, अच्छा पहले फोर्स की बात भी कर लेते हैं। अब फोर्स की बात कर लेते हैं। फोर्स क्या होता है? आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है, वो बोलता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी क्या देगा? फोर्स देगा, तो वही है एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, डेल्टा टी को हम सिंपल टी कंसीडर कर रहे हैं, तो 2e बाई सी तो हमारे पास मोमेंटम था ही सही, हमने किसका डिवाइड कर दिया? टाइम का, तो हमारे पास क्या आ गया? 2e अपॉन सी मल्टीप्लाई टी, ठीक है। अब आप ये देखो, e बाई टी क्या दे रहा है? पावर दे रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई पावर अपॉन सी, सी यहाँ स्पीड ऑफ लाइट है, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। और इसको मैं अगर प्रेशर के फॉर्म में लिखूं तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर 2i अपॉन सी, ठीक है, ये प्रेशर का फॉर्मूला है 2i बाई सी। अब ये आई क्या होता है? एक तरह से वही एनर्जी अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक है, ये होता है ना। और एक सी भी इधर आ गया इस तरीके से। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें इंटेंसिटी का, ये इंटेंस यहाँ आई रखेंगे तो ये एक तरीके से प्रेशर का फॉर्मूला ऐसा है, ये मैं बता रहा था, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला डायरेक्ट ध्यान रखें 2i बाई सी। फिर प्योरली एब्जॉर्बिंग सरफेस, प्योरली एब्जॉर्बिंग के लिए बात वही क्लियर हो गई, एच बाई लैम्डा, 2 का फैक्टर नहीं आएगा, एब्जॉर्बिंग है, ठीक है, प्योरली एब्जॉर्बिंग है। तो वापस आने का तो बात ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे एच बाई लैम्डा, ई बाई सी, एफ हो गया आपका पावर अपॉन सी, है ना, आई बाई सी हो गया प्रेशर, यहाँ पे जैसे यहाँ 2i बाई सी था प्रेशर, और यहाँ क्या हो जाएगा? ओनली आई बाई सी, 2 का फैक्टर हट जाएगा। फिर हम बात करें वेव नेचर ऑफ मैटर। वेव नेचर ऑफ मैटर में देखो क्या बोला गया है कि जो यहाँ पर वेव बन रही है वो किस तरीके की वेव बन रही है भाई? ये जो वेव बन रही है वो किस तरीके की वेव बन रही है? स्टैंडिंग वेव बन रही है। और स्टैंडिंग वेव बनने के लिए कंडीशन होती है कि उसका जो सरकमफेरेंस है 2 पाई आर, वो उस वेव की वेवलेंथ के मल्टीपल इंटीजर के फॉर्म में हो, मतलब 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा, ये कंडीशन होती है। फिर लैम्डा को हम लिख सकते हैं वही एच बाई पी, पी को लिख दिया एम वी, है ना। तो लैम्डा का फॉर्मूला एच बाई पी हो गया, एच अपॉन एम वी हो गया। अच्छा ये कहां से आया? ये कहां से आया? तो वैसे तो याद रख लोगे, लेकिन आया कहां से इसको देख ही लेते हैं। 1/2 mv स्क्वायर, तो नाम सुना ही होगा आपने, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सुना ही होगा, है ना। इसको हमने ऐसे लिख दिया और यहाँ काइनेटिक एनर्जी को k लिख दिया, k यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे मैं m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2m, ये हो गया k। इसको इधर ले जाओ तो mv का होल स्क्वायर तो ऊपर और 2 को इधर ले गए, तो ये आ गया 2mk, ये क्या आ गया 2mk। आप देख सकते हैं छोटी सी कैलकुलेशन है। इसको हम लिख सकते हैं मोमेंटम का स्क्वायर और ये आ गया 2mk, और इसको लिखा p, तो ये √2mk, मतलब मैं यहाँ पर मोमेंटम को √2mk लिख सकता हूँ। तो यही लिखा हुआ है, mv क्या है? मोमेंटम, तो इसको लिख दिया काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, तो √2mk। तो फॉर्मूला याद रखोगे, न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके इस पर, इस फॉर्मूले के बेस पर। तो ध्यान रखो लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी, h अपॉन mv, h अपॉन √2mk, के यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। फिर इसको k को हम लिख सकते हैं qv, अभी बताया था, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल, तो k की जगह आप qv भी काम में ले सकते हो। तो ये 4 फॉर्मूले हैं मोमेंट लैम्डा के, याद रखेंगे हम। फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ सारी वैल्यूज पुट करके जब कैलकुलेट करेंगे तो एक फॉर्मूला हमारे सामने बन के आएगा, डायरेक्ट ध्यान रखना है। 12.27 अपॉन √v, यहाँ वोल्टेज है, जो भी वोल्टेज मान लो आपने 100 वोल्ट अप्लाई कर दिया, तो 100 का क्या हो जाएगा
10 10 का डिवाइड कर देंगे 1.227 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वोल्टेज है, जो भी अप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन से जो वेव एसोसिएटेड है उसकी जो वेवलेंथ है वो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रॉन की कौन सी वेवलेंथ आ गई, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है। तो यही है बात, इलेक्ट्रॉन्स के साथ में एक वेव भी एसोसिएटेड होती है, उस वेव को ही क्या बोलते हैं, उस वेव को डी ब्रोगली वेव बोलते हैं। उस वेव की वेवलेंथ का फॉर्मूला है। तो हर एक जो मूविंग पार्टिकल है उसके साथ में एक वेव एसोसिएटेड होती है, उस वेव को ही डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव्स कहा जाता है। ठीक है, उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए आप ध्यान रखेंगे 0.286 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम, V यहाँ पर वही वोल्टेज। तो ये अपन ने यहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के जितने भी फॉर्मूलाज थे उनके बारे में स्टडी करा। ठीक है, कुछ कंसेप्ट थे उनको कवर करा। ओके, थैंक यू।